तो हाय फ्रेंड्स, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। ठीक है, इसका नोट्स हमारे ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है, ज्ञान सागर ऐप पे, और अभी हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को एक नज़र देखा जाए तो सेमेस्टर 3 पेपर का नाम है मेजर पेपर 5 में स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा और इसमें जो है ये 4 टॉपिक हैं, 4 यूनिट है जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, थर्ड है आपका डिप्रिसिएशन, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका पूरा डिटेल नोट्स ज्ञान सागर चैनल पे अपलोड है, और आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो है मैं अभी बता दूंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए आपका यह पेपर जस्ट एक गैस करके दिया जा रहा है। सबसे पहले सेक्शन ए आता है जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्रेषण क्या है। ठीक है, यानी कि कंसाइनमेंट क्या है। तो इसका आंसर आप हिंदी में कीजिएगा या इंग्लिश में, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट मैं यहाँ पे हिंदी में ही करूँगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो प्रेषण वह व्यापारिक व्यवस्था है जिसमें माल का जो स्वामित्व होता है, ठीक है, प्रेषक के पास होता है। ठीक है, माल का जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है, प्रेषक के पास होता है। चलिए, माल का स्वामित्व प्रेषक के पास रहता है तथा माल की जो बिक्री होती है, बिक्री का उद्देश्य से अभिकर्ता के पास भेजा जाता है। ठीक है, और अभिकर्ता कमीशन के आधार पर माल को बेचता है, कितना परसेंट, ठीक है, वो डिफाइड उन लोगों के बीच डिसाइड होता है, 5%, 10%, 20%, 25%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त उपक्रम क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है। तो देखिए जॉइंट वेंचर क्या है, सबसे मोटे मोटे यूनिट के तौर पे आप समझिए कि संयुक्त उपक्रम यानी कि जॉइंट वेंचर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष कार्य या समिति, ठीक है, सॉरी, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष काम को एक सीमित अवधि के व्यापार को करने की व्यवस्था होती है। कोई फिक्स टाइम के लिए बिजनेस करते हैं जिसमें लाभ और हानि आपसी समझौते के अनुसार बांटी जाती है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो फिक्स एक उनके बीच में मेमोरेंडम होता है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझौता होता है, उसके आधार पर बांटी जाती है। तो यही है जॉइंट वेंचर। जॉइंट मतलब ही होता है कि जोड़ना। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसमें एक व्यापार में एक फिक्स टाइम के लिए जुड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मूल्यह्रास। ठीक है, यानी कि डिप्रिसिएशन क्या है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मूल्यह्रास अस्थाई परिसंपत्ति के मूल्य में समय, उपयोग, घिसावट, ठीक है, अथवा तकनीकी परिवर्तन के कारण होने वाली क्रमिक कमी है। कुछ समझ में नहीं आया भाई, पल्ले नहीं पड़ा हमारे तो मूल्यह्रास यानी कि जो डिप्रिसिएशन होता है, मूल्य मतलब दाम, ह्रास मतलब कमी। ठीक है, तो अस्थाई परिसंपत्ति के मूल्य में समय, ठीक है, जो हमारा कोई परमानेंट संपत्ति है उसके मूल्य में समय, उपयोग या घिसावट या अन्य तकनीकी परिवर्तन के कारण जो भी कमी आती है, कुछ भी टाइमों के टाइम के कारण भाई कमी हो गई, सपोज दैट बहुत पुराना हो गया तो कमी आ गया, ठीक है, या ज़्यादा उपयोग हो गया तब उसका दाम घट जाता है, या बहुत ज़्यादा घिसावट हो गया, यूज कर लिए तब उसका दाम घट गया, या मान लीजिए कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया कोई सामान या मशीन पे, ठीक है, तो उसका दाम घट सकता है। कारण जो भी हो, जब जो संपत्ति है उसके मूल्य में जब दाम में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है, आपने एक बस ख़रीदा, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बेचेंगे तो कम मिलेगा, या फिर कोई ख़राबी है, टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है, बस के ऊपर आपका सपोज दैट मोबिल छोड़ रहा है या कुछ भी छोड़ रहा है, तो भी आपको कम दाम मिलेगा। ठीक है, या
बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा तब भी, बहुत ज़्यादा टायर घिसा गया तब भी मिलेगा कम दाम। तो कोई भी कारण हो कम दाम मिलेगा तो डिप्रिसिएशन कहलाएगा। दिवालियापन क्या है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी। झारखंड में एक कंपनी है, उसका नाम आप सुने होंगे HEC, एक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये रांची में है, ठीक है। ये कंपनी अभी दिवालियापन हो गई। दिवालियापन मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि कंपनी जो है, ठीक है, लंगट हो गया। मतलब कि एक तरह से इतना ज़्यादा लॉस में गया कि कंपनी का हालत ख़राब हो गया, फ़ायदा तो दूर जाए, इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ कि कंपनी बेचने के कगार पे आ जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं दिवालियापन, ठीक है। आम भाषा में मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने देनदारों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है तो उस स्थिति में दिवालियापन कहा जाता है और अंतिम उपाय बचता है कि कंपनी को बेच दिया जाए, ठीक है। दिवालियापन का अंतिम लास्ट स्टेज वही बचता है। अगला आ जाता है ओवर राइडिंग कमीशन क्या है, ठीक है। ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, तो देखिए, ओवर राइडिंग कमीशन वह अतिरिक्त कमीशन है, एक्स्ट्रा कमीशन है, ठीक है। कमीशन को हिंदी में दलाली बोलते हैं, जो सामान्य कमीशन के अतिरिक्त अधिक बिक्री या विशेष प्रदर्शन पर अभिकर्ता को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ना, तो वही बात है कि ओवर राइडिंग कमीशन मतलब अतिरिक्त कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन जो आप कमाते हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा कमीशन जो सामान्य कमीशन से, मान लीजिए 25% आपने कमीशन फिक्स किया, ठीक है, लेकिन ओवर राइडिंग के कंडीशन में आपका जो है कमीशन बढ़ जाता है, किसके आधार पे, तो कमीशन अतिरिक्त बिक्री, मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा सेल कर दिया, ठीक है, या विशेष कुछ खास स्पेशल कर दिए, तब आपको जो है क्या मिलता है, आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कमीशन को ही डायरेक्टली शब्दों में बोले तो ओवर राइडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब आता है ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी में आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हालांकि आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आए, ऐसा हो सकता है कि आ भी जाए, ठीक है। बस मैं एक अनुमान लगा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, ठीक है। कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है बताइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। तो देखिए, प्रेषण और बिक्री दोनों व्यापारिक लेन देन की महत्वपूर्ण विधियां हैं, जिसमें अक्सर इन दोनों विधियों से जो है क्या किया जाता है, व्यापार में लेन देन किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है। परंतु इन दोनों में मौलिक अंतर पाया जाता है। क्या अंतर है दोनों में, तो देखिए, प्रेषण जो होता है वह व्यवस्था जिसमें माल का जो मेल मालिक होता है, वास्तविक स्वामित्व, यानी कि जो मेल मेनली हक होता है, उस टाइम पे प्रेषक के पास बना रहता है। जैसे आप सेंडर हैं, ठीक है, तो जितना भी माल बचा हुआ है वो आप उसके मालिक हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और माल को बिक्री हेतु अभिकर्ता के पास भेजा जाता है। सपोज दैट आपके पास केला है, ठीक है, केला ही है, ठीक है, तो केला है, अभी आपके पास है, आप अभी उसके क्या है, मालिक हैं। तो स्वामित्व तो प्रेषण करता है, यानी कि आपको मान लीजिए ये केला जो है तमिलनाडु से, आप तमिलनाडु से और झारखंड भेज रहे हैं केला को, ठीक है, तो भेज रहे हैं, तो माल को बिक्री हेतु अभिकर्ता के पास भेजा जाता है। अब बिक्री के लिए कहाँ भेज रहे हैं, झारखंड भेज रहे हैं, तो आप हो गए अभिकर्ता, ठीक है। जो आदमी खरीद रहा है वो हो गया, यानी कि जो कस्टमर है वो हो जाता है अभिकर्ता इस कंडीशन में, ठीक है। एक मोटा मोटा समझिए, तो अभिकर्ता केवल एजेंट के रूप में कार्य करता है और कमीशन के आधार पर माल को बेचता है। अब देखिए, ये अभिकर्ता यहाँ पे कौन हो जाता है, थोड़ा सा समझिएगा कि अभिकर्ता इस मामले में भी हो सकता है कि देखिए, बीच में ये तमिलनाडु से आप सामान को भेजें तो वो तो हो गया प्रेषक, ठीक है। जैसे ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सामान को ये जो भेज रहा है वो स्वामित्व प्रेषण के पास है, उनके पास। अब यहाँ से जो झारखंड आया, हमारे पास झारखंड आ गया केला। अक्सर जो केला होता है ना वो तमिलनाडु से आता है, ठीक है। तमिलनाडु हो गया और साउथ के जितने भी स्टेट हैं उन सबसे ज़्यादा केला आता है झारखंड में। तो ये जो केला आ रहा है भाई, तो बीच में जो भेजने का काम कर रहा है एक दो को दलाल रहता है, ठीक है। ये दलाल लोग जो रहता है,
दलाल बहुत ख़राब सुनने में लगता है, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, वो कमीशन रखते हैं, कितना % कमीशन हम लेंगे या कुछ पैसा लेते हैं, ठीक है। तो वही हो जाता है अभिकर्ता। तो माल को बिक्री हेतु अभिकर्ता के पास भेजा जाता है। अभिकर्ता केवल एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और कमीशन के आधार पर माल को बेचता है। इसके विपरीत, इसके ठीक उल्टा, इसका जो है ठीक उल्टा, विक्रय में माल का स्वामित्व, विक्रय में जब बेचा जाता है तो माल का जो स्वामित्व होता है यानी कि मालिकाना हक तुरंत खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है। जैसे हमने खरीद लिया केला तो अब वो मालिकाना हक अब हम हो गए, ठीक है। प्रेषण में माल न बिकने की स्थिति में, मान लीजिए जो तमिलनाडु का आदमी है उसका सामान न बिका, केला नहीं बिका, तो प्रेषण में माल न बिकने की स्थिति में जोखिम और हानि प्रेषक की होती है। अब नहीं बिका तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? खुद तमिलनाडु वाला आदमी जो केला यहाँ पे बेचने के लिए आया था झारखंड, वहाँ से ट्रक से भिजवा रहा था, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे नहीं पहुँचा। तो ये अगर नहीं पहुँचा या नहीं बिका उसका सामान, तो पूरी जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? प्रेषक के पास, ठीक है। जबकि विक्रय में जोखिम खरीदार का होता है। ये सब नॉर्मल सा बात है, सब हर कोई जानती है, ठीक है। तो जब विक्रय कर देते हैं तो विक्रय करने के बाद जोखिम किसके पास चला जाता है? खरीदार, जो परचेज कर रहा है, जो आदमी खरीद रहा है, कस्टमर के पास। प्रेषण में लाभ या हानि प्रेषक को प्राप्त होती है, जबकि विक्रय में लाभ या हानि खरीदार को प्राप्त होती है। ये सब आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग की दृष्टि से भी अंतर देखा जाए तो प्रेषण में कंसाइनमेंट यानी कि जो प्रेषण है, जो भेजने वाला है, ठीक है, प्रेषण में कंसाइनमेंट अकाउंट है और जो कंसाइनी है वो कंसाइनी अकाउंट है, ठीक है। दोनों अपना अपना अकाउंट बनाते हैं। जबकि विक्रय में केवल क्या होता है? सेल्स अकाउंट आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार स्वामित्व जोखिम और लाभ हानि एवं लेखांकन के आधार पर प्रेषण और विक्रय में अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। आपको कोई एक भी पूछा जा सकता है कि बताइए कंसाइनी क्या है या फिर कंसाइनमेंट क्या है, ठीक है, इनमें क्या संबंध है, क्या अंतर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त उपक्रम की विशेषता बताइए। जॉइंट वेंचर क्या है, इनका अर्थ बताइए, या जॉइंट वेंचर की विशेषता बताइए, या जॉइंट वेंचर से क्या लाभ है। यहाँ पे दोनों पूछा गया है, ठीक है। संयुक्त उपकरण जॉइंट वेंचर की विशेषता एवं लाभों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर। देखिए जॉइंट वेंचर के बारे में अब हम लोग सब पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी मुझे नींद आ रहा है। तो अभी हमने जाना है कि जॉइंट मतलब होता है दो को जोड़ना। जॉइंट मतलब क्या होता है? एक साथ दो को जोड़ना। तो व्यापार में जब आदमी आपस में मिल के व्यापार करता है, दो या दो से अधिक, पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, वो एक जॉइंट वेंचर का ही रूप है। पार्टनरशिप जो है जॉइंट वेंचर का ही रूप है। तो संयुक्त उपक्रम एक अस्थायी व्यापारिक अवस्था है। क्या है? जॉइंट वेंचर एक अस्थायी यानी कि परमानेंटली आदमी जो है वहाँ पे नहीं हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए एक फिक्स टाइम रहता है, 2 साल 5 साल या 6 महीना 3 महीना। जैसे धान का सीज़न है तो धान का सीज़न में हमने तय किया कि भाई हम लोग जो है ना आपस में धान खरीदेंगे, 2 आदमी मिल के या 3 आदमी मिल के, और जितना फ़ायदा होगा इस साल का सीज़न में वो बांट लेंगे, ठीक है। धान खरीदें आम आदमी से और फैक्स में जाके बेच दिए, यही करना है ना गाँव का आदमी, ठीक है। तो क्या कर रहा है? आपस में मिल रहा है। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ जॉइंट वेंचर का, कि धान को खरीद लिया इन लोग, ठीक है। जैसे आपने धान को बेच दिया, 2 आदमी मिल के खरीद रहा है, ठीक है। तो वो जो है एक फिक्स टाइम है, 1 साल के लिए, या मतलब इस साल का जितना उपज है उसी तक सीमित है। ये परमानेंट लाइफ टाइम नहीं है, ठीक है। कोई एग्रीमेंट करा के इसमें नहीं काम चलता है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य या परियोजना को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, धान वाला लिख सकते हैं। इसके सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें जो है अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए परमानेंट फिक्स नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है कि 10 साल 15 साल करेंगे, नहीं, एक छोटा सा टाइम के लिए इसको किया जाता है। अर्थात कार्य पूरा होते ही संयुक्त उपक्रम समाप्त हो जाता है, या जो जॉइंट वेंचर होता है वो खत्म हो जाता है। प्रत्येक सह उपक्रमी पूंजी संसाधन, कौशल या अनुभव का योगदान करता है।
लाभ और हानि का बंटवारा पूर्व निर्धारित अनुपात में किया जाता है। ठीक है, जितना भी लाभ होगा या हानि होता है वो सब पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई 50% तुम रखेगा, 50% हम रखेंगे। ठीक है, या फिर कोई रूम रेंट दे रहा तो उसका रूम रेंट उसमें खर्चा कर देंगे। ठीक है, या कोई पेट्रोल तला जला के जा रहा है माल खरीदने, फिर उसको बेच रहा है तो उसका खर्चा अलग से जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा, या ट्रैक्टर से ला ला रहे हैं तो ट्रैक्टर का खर्चा अलग लगेगा, तो वो सब डिसाइड हो जाता है उन लोगों के बीच में। ठीक है, संयुक्त उपक्रम के अनेक लाभ हैं। क्या क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ यह है कि बड़े कार्यों में जोखिम का बंटवारा हो जाता है। जो बड़े बड़े जितना भी काम होता है उसमें जोखिम, मान लीजिए कोई बीच में हम लोग धान ला रहे हैं और बारिश हो गया, ठीक है, और धान अका गया। ठीक है, तो क्या हो गया? घाटा हो गया। भाई धान अका जाएगा या खखरी निकल जाएगा तो घाटा पड़ जाएंगे। तो ऐसे में घाटा किसी एक व्यक्ति को नहीं लगता है, बल्कि जितना व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट किया है सबको होगा। तो ये है कि खतरा जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को होता है, जिससे एक व्यक्ति पर अधिक भार नहीं पड़ता। पूंजी का जो समस्या है कम होती है। ठीक है, इसमें मतलब हानि भी पहुंचेगा तो दोनों का पहुंचेगा या तीनों का, जितना भी आदमी मिक्स रहेंगे। ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों में अनुभव तथा विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। किसी को मालूम है अरे भाई कहाँ पे सस्ता धान मिलता है, तो कोई बोलता है सस्ता धान खरीद लिए। अब उसको मालूम है कि हम कहाँ जानते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा रेट में बिकेगा। तो ऐसे में जितने भी आदमी पार्टिसिपेंट होते हैं सबको मालूम होता है, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो अनुभव एक्सपीरियंस साझा करते हैं और जो अच्छा होता है वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बड़े निर्माण कार्य, सरकारी ठेके, निर्यात, व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में संयुक्त उपक्रम यानी कि जॉइंट वेंचर अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अलावा अतिरिक्त यह व्यवस्था लचीलापन प्रदान करती है और सीमित अवधि के कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। जो शॉर्ट टाइम का काम रहता है इसके लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मूल्यह्रास। ये डिप्रिसिएशन के कारणों एवं उद्देश्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। डिप्रिसिएशन क्या है बताइए? तो मूल्यह्रास यानी कि जब कोई वस्तु है उसके दाम में कमी आ जाती है तो उसको हम लोग मूल्यह्रास बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक साइकिल ख़रीदा। ठीक है, हीरो का साइकिल ख़रीदा था मैंने 2 साल पहले, 4500 रुपया में ख़रीदा था। ठीक, हीरो का साइकिल ख़रीदा था अपना काम से आना जाना करने के लिए, ऑफिस मतलब जो मेडिकल में काम करता था। तो अभी अगर उस साइकिल का हम बेच रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है? 2500 मिल रहा है। ठीक है, 2500 क्यों भाई? तो देखिए पहली बात कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 22 में खरीदे थे 25 में बेच रहे हैं या 26 में बेच रहे हैं, 4 साल समय लगा तो काफ़ी समय के बाद बेच रहे हैं। ठीक है, इसके कारण दाम घट गया। दूसरा क्या कारण है दाम घटने का? कि यह जो है पुराना हो गया, समय के साथ तो पुराना हो गया। ठीक है, ये इसी में आएगा। इसका जो टायर वगैरह किया गया है, टायर चेंज किए, फिर मतलब घिसा गया है। ठीक है, उसके अलावा साइकिल का बहुत सारा सामान जो है उपयोग हो गया है। ठीक है, इसका सीट कवर वगैरह वगैरह, पेंट वगैरह पुराना पड़ गया। ठीक है, तो दूसरा बात क्या है? घिसावट आ गई इसमें। ठीक है, तीसरी बात क्या है इसमें कि इसका जो लुकिंग है वह थोड़ा सा लो हो गया। तो मूल्यह्रास बहुत सारे कारणों से होता है। मूल्यह्रास के कई कारण हैं और इसका उद्देश्य क्या है चलिए समझते हैं। ठीक है, तो मूल्यह्रास अस्थाई परिसंपत्ति जो भी हमारा परमानेंट है, जैसे साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, ठीक है, घर हो गया, तो मूल्यह्रास अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में होने वाली क्रमिक और निरंतर कमी को दर्शाता है, यानी कि जो दाम कम हो जाता है। ठीक है, मूल्यह्रास के कई कारण होते हैं, जैसे प्रमुख कारण है परिसंपत्ति का निरंतर उपयोग। लगातार हमने 4 साल साइकिल को चलाया या जो भी है, जिससे घिसावट होती है। समय के प्रभाव से भी परिसंपत्ति की उपयोगिता घट जाती है, यानी कि पुराना हो गया, ठीक है, आम भाषा में, तो उसकी भी दाम घट जाती है। तकनीकी परिवर्तन के कारण पुरानी मशीन हो गई या कोई भी चीज़ तो पुराना पड़ जाता है। तो जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, 3 साल बाद या 2 साल बाद बेचिएगा तो दाम घट जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कारण है, जैसे कि बाजार मूल्य में गिरावट तथा कानूनी प्रतिबंध भी मूल्यह्रास के कारण बनते हैं। आगे देख लेते हैं। तो मूल्यह्रास के उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मूल्य का ह्रास होता है तो इसका उद्देश्य जो है एकदम
इम्पोर्टेंट है जान लेना, ठीक है। तो मूल्यह्रास का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक लाभ की गणना करना, यानी कि जितना हम कमाए थे, खरीदे थे अपना मूल्य, उससे मेरा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वास्तविक लाभ की गणना करना ताकि लाभ को अधिक न दिखाया जाए, ठीक है। मूल्यह्रास के बिना लाभ गलत रूप से अधिक प्रदर्शित होगा। तो मूल्यह्रास अगर नहीं होगा तो गलत जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो गलत रूप से शो किया जाएगा, ठीक है। दूसरा उद्देश्य बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य दिखाना, ठीक है। जैसे हम खरीदे हैं तो भाई उसका पुर्जा वगैरह तो होगा ना कुछ, तो उसी को बैलेंस शीट मान लीजिए। तो देखो भाई हम खरीदे थे 4500 में, आपको इतना सस्ता में बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे, ठीक है। तभी ना हम भी फायदा में रहेंगे और वो भी फायदा में रहेगा। तीसरा उद्देश्य परिसंपत्तियों के भविष्य में प्रतिस्थान के लिए धन की व्यवस्था करना, ठीक है। जैसे हम साइकिल बेचे तो अब नया साइकिल खरीदना होगा मुझे। इसके माध्यम से पूंजी संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। इस प्रकार मूल्यह्रास लेखांकन की एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। मूल्यह्रास क्या है? अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब आता है ग्रुप सी। एंड ग्रुप सी में आपको जो है 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज़, 5 मार्क्स वाले प्रश्नों का उत्तर आपको कम से कम दो, मतलब मैक्सिमम 200 वर्ड्स में दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। खड़ा पन्ना बोले तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर दीजिए, 5 मार्क्स के लिए काफ़ी है वो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। और 15 मार्क्स के लिए एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का भी दोनों साइड, मतलब 2 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिए। आप बोलिएगा 5 नंबर के लिए इतना, भाई 5 नंबर के लिए फिर कम लिखिए, एक खड़ा पन्ना का पूरा और दूसरे खड़ा पन्ना का आधा लिखिए, इतना ही लिखिए 5 नंबर के लिए। और 15 नंबर के लिए 2 खड़ा पन्ना, मतलब इस साइड भी 4 पेज, ठीक है। 15 नंबर के लिए इतना लिखिए, काफ़ी है। चलिए, बाकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 5 पेज भी लिख सकते हैं, मतलब कि 2 खड़ा पन्ना पूरा और एक खड़ा पन्ना का एक साइड। चलिए देखते हैं, प्रेषण लेखांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रेषण एवं विक्रय में अंतर बताते हुए बिना बिके माल के मूल्यांकन की विधि समझाइए, ठीक है। इंग्लिश में एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल एंड एक्सप्लेन द वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो जो बच जाता है बिना, मतलब जो सेल नहीं हो पाता है, अनसोल्ड स्टॉक, उनका क्या होता है, इसका विस्तार से आपको प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सब आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऐप के बारे में अभी बता भी दूंगा, ठीक है। संयुक्त उपक्रम यानी कि जॉइंट वेंचर क्या होता है बताइए। देखिए, संयुक्त उपक्रम यानी कि जॉइंट वेंचर का अर्थ, विशेषता, लाभ समझाइए। साझेदारी एवं प्रेषण में इसका अंतर भी स्पष्ट करना है कि जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका भी आंसर क्या गया है पूरा डिटेल में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त उपक्रम यानी कि जॉइंट वेंचर लेखांकन, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होता है, विधियों को विस्तार से समझाइए। ये जो प्रोसेस होता है इसको आपको डिटेल में बताना है। ओके, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4th नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन का अर्थ, प्रकृति, कारण एवं उद्देश्य का विस्तार से समझाइए। मूल्यह्रास कैसे होता है, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका मूल्य में गिरावट जो आती है वो कैसे होता है, उसका नेचर क्या है, रीजन क्या है और उद्देश्य क्या है, ठीक है। लगभग आराम से क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, आपको ना मैथ का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग उसका प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा, मैथ वाला, ठीक है। मैथ का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा। सीधी रेखा विधि, ठीक है। सीधी रेखा विधि यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ठीक है। और फिर घटती शेष विधि द्वारा मूल्यह्रास की गणना समझाइए। जो डिप्रिसिएशन होता है इसका आपको बताना है मेथड, ठीक है। बैलेंस शीट मेथड बता दीजिएगा। चलिए,
और फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है ये बताना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा यहाँ पे, दिवालियापन लेखांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पीटीए एवं पीआईए का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। पीटीए और पीआईए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग, कंपेयर पीटीए एंड पीआईए एंड एक्सप्लेन अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पीटीए का फुल फॉर्म भी आपको आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। पीटीए और पीआईए ये दो को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, और दूसरा आ जाता है क्या है आपका, प्रोवेंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। ए मतलब एक्ट और एक्ट मतलब होता है कानून, ठीक है। ये दो कानून हैं और बिजनेस में इन कानूनों को फॉलो किया जाता है, चाहे आप इंटर स्टेट मार्केट करते हो, चाहे आउटर स्टेट मार्केट करते हो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट करते हो। तो ये हमारा पूरा का पूरा नोट्स सॉरी एक मॉडल पेपर के फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है। आप इसको ज्ञान सागर ऐप से ले लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ऐप के बारे में बता देता हूँ। ये है ज्ञान सागर चैनल और इसी के नाम पे हमारा ऐप ज्ञान सागर ऐप का नाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी ज्ञान सागर नाम से सर्च कीजिएगा तो ये लोगो से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। आपको आना है, इंस्टॉल कर लेना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, ओटीपी आएगा और लॉगिन हो जाएगा। ऐप लॉगिन होने के बाद आप जो है ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आएगा, झारखंड जॉब कोर्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी का, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी रहेगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी रहेगा, और आपको लेना है SKMU दुमका वाला। यहाँ पे आपको 60 रुपया पेमेंट करना होगा। 60 रुपया जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी का नाम सेमेस्टर का नाम इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। सेमेस्टर 3 पे फिर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप मेजर पेपर 5 में जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा मेजर पेपर 5 का नोट्स, ठीक है, और मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको माइनर पेपर का नोट्स मिलेगा, इसके अलावा आपको MDC पेपर का मिलेगा, इसके अलावा आपको सेक पेपर का मिलेगा, इसके अलावा आपको AEC पेपर का मिलेगा। सेमेस्टर 3 कंप्लीट, इसके अलावा सेमेस्टर 4 का भी मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप ऐप खोलेंगे तो सेमेस्टर 3, 4 इस तरह से मिलेगा। फिर इन फ्यूचर में जितना भी एग्ज़ाम होगा आपका, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, 8, जहाँ तक आप जा सकिएगा, ठीक है। सेमेस्टर 6 में ही मैक्सिमम बच्चे निकल जाएंगे, तो आपको सारा सेमेस्टर का नोट्स दिया जाएगा। अभी ख़रीद लीजिए, लाइफ टाइम फ्री हो गया फिर ये ऐप, ठीक है। जितना भी आपका एग्ज़ाम होगा सब पेपर का नोट्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 60 रुपया में मैं इतना सस्ता दे रहा हूँ भाई ख़रीद लीजिए, बहुत सस्ता है। हर एक पेपर का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, बाय। और आपका माइनर पेपर क्या है, सेक पेपर क्या है बता दीजिएगा, क्योंकि सेक पेपर और AEC पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ओके, थैंक यू, जोहार झारखंड, ऑल द बेस्ट।